हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसमें और डिटेल से देखते हैं अपन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो केस होते हैं इसके, आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को पहले देखते हैं अपन आइडियल केस के लिए। ये हो गया आपका एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। V1 और V2 आपके इनपुट टर्मिनल हो गए, VD हो गया इनके टर्मिनल का डिफरेंसेस, AD हो गया इनका ओपन लूप गेन, V आउटपुट हो गया आउटपुट वोल्टेज। ये हो गया आपका आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सिंबल। VD हो गया आपका V1 माइनस V2। VD था आपका डिफरेंस वोल्टेज, AD था डिफरेंशियल गेन। तो जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए वो क्या होगा, गेन इनटू डिफरेंस इनपुट टर्मिनल का V1 माइनस V2। तो AD V1 माइनस V2। तो जो टोटल आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका क्या, V1 माइनस V2 के। इन आइडियल केस में, आइडियल केस में आपका आउटपुट वोल्टेज V1 और V2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके डिफरेंस के। अब इसमें क्या कंडीशन रहती है आगे, इसका एक अपन एग्जांपल लेके देखते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, कैसे दो वोल्टेज का वो डिफरेंस लेके आउटपुट उससे रिलेट कर रहा है। सबसे पहले अपन लेते हैं टिक आइडेंटिकल एम्पलीफायर। मान के चलिए एक एम्पलीफायर आपका ये है, एक एम्पलीफायर आपका ये है। तो दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर है। इसमें भी आपने V1 दिया 100 वोल्ट, ठीक है, इसमें V2 दिया आपने 100 वोल्ट। तो अब ये इनका डिफरेंस कैसे निकालेगा, इसका टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया, V1 है और V2 है, आइडेंटिकल है, तो दोनों में सेम वोल्टेज अप्लाई किया है। तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 100 V1 माइनस 100 V2। आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 100 V1 माइनस V2। तो यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी हो गई, 100। मतलब ओपन लूप गेन जो हुआ डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो कितना है, 100 है। अब बात करें अपन अगर नॉन आइडेंटिकल एम्पलीफायर की, ये आइडेंटिकल के लिए केस था, ये नॉन आइडेंटिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर अगर अपन ने लिए तब क्या होगा, V1 में अपन ने 100 वोल्ट अप्लाई किया, V2 में 90 अप्लाई किया, V2 में 90 अप्लाई किया। तो जो टोटल आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 V1 माइनस 90 V2। ठीक है, अब 100 V1 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 ऑफ V1 प्लस 10 V1 माइनस 90 V2। अब 90 आपने कॉमन लिया तो 90 V1 माइनस V2 प्लस 10 V1, 10 V1, 10 V1 ये आपका क्या बचा, एक्स्ट्रा। V आउटपुट को आप आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के उससे कंपेयर करेंगे तो AD V1 माइनस V2, तो AD की वैल्यू तो होगी 90 प्लस 10 V1। ये 10 V1 आपका क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, एरर। 10 V1 क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, एरर। एरर क्यों आई है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर टू नॉन आइडेंटिकल एम्पलीफायर लिए थे, इसलिए ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एरर आ रही है। तो इस एरर को अपन और आगे क्या लिखते हैं, इसको, ये तो हो गया आपका AD, इस एरर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं AC से। AC से देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। This is non-identical amplifier is there some noise some present, so this error will also write in signal and gain form. So for practical differential amplifier जो 10V1 एक्स्ट्रा बच रहा था वो थी आपकी एरर, उसको आप सिग्नल और गेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्नल और गेन के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, मान के चलिए ये आपका प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, V1 और V2 ये आपका आउटपुट वोल्टेज, टोटल आउटपुट वोल्टेज इज सम ऑफ द सिग्नल एंड एरर। तो जो प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या कि AD इंटू VD। तो ये तो है अपना वैलिड सिग्नल, वांटेड सिग्नल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो था AD VD प्लस AC VC जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है आपका एरर इन सिग्नल, वो क्या है एरर इन सिग्नल। अब देखते हैं इनको डिटेल से, AC और VC होते क्या है। वी नो VD जो होता है, VD आपका क्या होता है डिफरेंशियल वोल्टेज। तो V1 माइनस V2 दो टर्मिनल का डिफरेंस हो गया आपका VD। AD है आपका डिफरेंस गेन। AC और VC क्या है ये नए टर्म, AC है आपका कॉमन मोड गेन और VC है आपका कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, तो AC और VC क्या थे, एरर के सिग्नल थे, तो इसको अपन ने गेन और वोल्टेज के फॉर्म में लिखा, AC और VC। ये हो गया कॉमन मोड गेन, ये हो गया कॉमन मोड सिग्नल। तो VD की वैल्यू थी V1 माइनस V2,
और Vc की वैल्यू हो जाएगी कितनी, V1 प्लस V2 अपॉन 2। इसका डेरिवेशन है वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि Vc की वैल्यू कितनी होती है, V1 प्लस V2 बाई 2 और Vd की होती है V1 माइनस V2। AC और VC है आपका एरर सिग्नल के कोफिशिएंट, ठीक है। एंड आइडियली वी वांट टू रिमूव एरर, आइडियली अपन क्या चाहते हैं कि एम्पलीफायर में कोई एरर ना रहे, तो आइडियली अपन चाहते हैं कि AC की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि AC और VC क्या थे, आपके एरर के सिग्नल थे। तो हम चाहते हैं कि आइडियली AC की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, ठीक है। और AC इज वेरी लो, 0 ना हो तो कम से कम बहुत कम हो, तो AC की वैल्यू आइडियली कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, दो टर्म थे ओप एम्प से रिलेटेड, एक था CMRR, दूसरा था स्लीव रेट। तो पहले अपन CMRR को डिस्कस करते हैं। CMRR आपका आता है डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। तो डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपका दो टर्म थे, AD और AC। तो CMRR जो होता है वो होता है AD और AC का रेशियो। AD था आपका डिफरेंशियल गेन, दूसरा AC था आपका कॉमन मोड गेन। तो AD और AC का रेशियो हो गया आपका CMRR। इफ वी टेक आइडियल केस, अगर अपन आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस में अपन चाहते हैं कि एरर 0 हो जाए, मतलब AC आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो AC अगर 0 हो जाएगा तो CMRR हो जाएगा आपका AD अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 अपन किसी भी चीज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो हो जाएगा CMRR आपका इनफाइनाइट। कौन से केस में, आइडियल केस में। तो आइडियल केस में क्या हुआ आपका, AC की वैल्यू तो 0 हो रही है और CMRR की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो रही है। तो वो मैंने आपको टेबल बना के बताया भी था कि आइडियली जो CMRR की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। और CMRR को अपन dB के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। dB के फॉर्म में CMRR को कितना लिखेंगे, CMRR इन dB इक्वल्स टू 20 log 10 CMRR। जो टोटल CMRR होगा उसको log 10 इंटू 20 करके आप dB में भी CMRR की वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर अपन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की बात करें तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में CMRR आपका 10 टू द पावर 6 होता है, मैंने बताया था। तो अब इसको 20 log 10 बेस पर कैलसी से 10 टू द पावर 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 120 dB। इसमें और आगे देखते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ मेरिट। CMRR क्या है, बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब CMRR बेसिकली आपका क्या है, AD अपॉन AC का गेन दिखा रहा है, AD अपॉन AC का गेन दिखा रहा है। मतलब आपके प्रैक्टिकली सिग्नल में कितनी एरर प्रेजेंट है उसका रेशियो बता रहा है, फिगर ऑफ मेरिट बता रहा है। इट शुड बी हाई फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हमने देखा कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए CMRR आपका कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। CMRR इनफाइनाइट होना चाहिए और AC जो एरर थी आपकी वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस या आइडियली केस के लिए। इफ आस्क टू कैलकुलेट एरर, अगर अपन को एरर कैलकुलेट के लिए कोई चीज बोली जाती है तो एरर आप क्या जानते हैं, टोटल सिग्नल था आपका ADVD, टोटल आपका ADVD, उसमें से एरर हो गई आपकी ACVC इंटू 100%। तो आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल में से आपकी एरर कितनी प्रेजेंट है। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। CMRR क्या होता है आपका, CMRR होता है AD अपॉन AC। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर AC अपॉन AD है तो 1 अपॉन CMRR हो जाएगा इंटू VC अपॉन VD इंटू 100। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, CMRR की वैल्यू देते हैं, VC की वैल्यू देते हैं, VD की देते हैं, पूछते हैं परसेंटेज एरर क्या है। या AD की वैल्यू देते हैं, VC की, AD VD की देते हैं, पूछते हैं परसेंटेज एरर क्या है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हैं। VC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2, और VD की होती है V1 माइनस V2, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, CMRR आपको गिवन है 60 dB, AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। तो CMRR का फॉर्मूला आप जानते हैं, 60 dB में गिवन है, ये क्या है, dB में। तो यहाँ पर dB में लिखा इक्वल्स टू 20 log 10 बेस पर CMRR। तो आप इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 अपॉन 20 हो जाएगा 3 इक्वल्स टू log 10 CMRR।
इसका आप एंटी लॉग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3। जो ये है 20 लॉग 10 है ना, 10 की पावर आपके में 3 हो जाएगी। इसका सिंपल एंटी लॉग निकाला तो आगे वैल्यू कितनी 1000। CMRR की वैल्यू आ गई आपके पास 1000 और AD की वैल्यू आपको ये भी वैल्यू गिवन है 10। तो AD अपॉन AC इक्वल्स टू 1000। तो AD की वैल्यू 10 है और CMRR की वैल्यू 1000 है। तो AC की वैल्यू आपने निकालनी 10 अपॉन 1000। यहाँ पर AD की वैल्यू भी आपको गिवन है 10 है क्वेश्चन में। तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक सर्किट की बात करते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर ये है आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये कैसे करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसके अपन ने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर IS करंट अप्लाई किया, करंट सोर्स अप्लाई कर दिया, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपन ने करंट सोर्स अप्लाई किया IS का, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन ने ग्राउंड रखा है। तो ये कैसे करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। करंट आपका इनपुट टर्मिनल में है, आउटपुट में आपका वोल्टेज है। ये है फीडबैक रेजिस्टेंस, RL है आपका लोड रेजिस्टेंस। तो VP इक्वल्स टू VN इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये आइडियली एम्पलीफायर है, इसलिए आपने इसमें वर्चुअल ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। IS हो जाएगा आपका, IS ये करंट आएगा वो सीधे सीधे IF के इक्वल हो जाएगा। तो IS जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये करंट IF को आप क्या लिख सकते हैं, VN माइनस V आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस RF। तो V आउटपुट अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा माइनस IS इंटू RF। ठीक है, इट इज, चूंकि V आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ RL जो लोड रजिस्टर था, आउटपुट वोल्टेज उस पर डिपेंड नहीं है। इट इज कॉल्ड कन्वर्टर। तो सिंपली ये डायग्राम है करंट को कैसे ये वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इनके आपको एक्सप्रेशन याद बिल्कुल नहीं रखने हैं, बस देख के समझ में आ रहा है कि इनपुट में अपना करंट है, आउटपुट में अपना वोल्टेज है, तो कैसे ये करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। नेगेटिव साइन इसमें इसलिए है क्योंकि करंट सोर्स आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है। तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक नई टर्म होती है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है, वोल्टेज फॉलोवर आपका होता है कि वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, इनपुट में जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज आपका कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा है, वही सेम टू सेम वोल्टेज मान के चलिए V आपने इनपुट में वोल्टेज अप्लाई किया, ये है आपका इनपुट टर्मिनल, वो वोल्टेज बीच में कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो सेम टू सेम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, वोल्टेज फॉलोवर, मतलब वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, जो प्रीवियस में वोल्टेज था वही आगे वोल्टेज मिल रहा है। तो ये हुआ आपका ओप एम्प में वोल्टेज फॉलोवर का सिंबल। वोल्टेज फॉलोवर का सिंबल कैसे हुआ, ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपने Vs वोल्टेज अप्लाई किया, ये Vp टर्मिनल है, ये Vn टर्मिनल है। इसमें वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा क्योंकि ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज आपका Vs है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज भी Vs हो जाएगा, यहाँ का Vs हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कोई रजिस्टर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सेम टू सेम V आउटपुट पर भी आपको क्या मिल जाएगा, Vs मिल जाएगा। तो वोल्टेज आपने जो इनपुट में अप्लाई किया था वो सेम टू सेम आपको आउटपुट में मिल रहा है, मतलब इस सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका वोल्टेज फॉलोवर। देयर इज नेगेटिव फीडबैक, Vp एंड Vn आर वर्चुअली शॉर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज फॉलोवर का सिंबल। अब वोल्टेज फॉलोवर ये बेसिकली आप देख सकते हैं वोल्टेज फॉलोवर के सिंबल से, ये किससे रिलेटेड है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। अगर इसमें एक रजिस्टर होता RF वैल्यू का तो बेसिकली ये क्या हो जाता आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये ग्राउंड हो जाता नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो वोल्टेज फॉलोवर को अपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये उसको सॉल्व करके दिखाया, Vp Vn इक्वल्स टू Vs इक्वल्स टू 0 वोल्ट, तो V आउटपुट हो जाएगा आपका Vs के, तो गेन हो जाएगा आपका 1, क्योंकि V आउटपुट जब Vs के बराबर हो जाएगा तो गेन हो जाएगा आपका 1। तो वोल्ट और फेज शिफ्ट इसमें 0 है क्योंकि अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया था। तो वोल्टेज जो फॉलोवर होता है, वोल्टेज फॉलोवर का गेन कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आपके इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो वही हुई वोल्टेज फॉलोवर की बात। अब मैंने बताया था कि इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसमें R1 वैल्यू है, RF है, Vs है,
ये आउटपुट वोल्टेज है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मैंने आपको सॉल्व करके बताया था गेन कितना होता है, वी आउटपुट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एस। आर एफ है आपका फीडबैक, आर वन है ये रेजिस्टेंस। अब मान के चलिए कि आर एफ की वैल्यू बहुत कम है आर वन की कंपैरिजन में, आर वन की वैल्यू बहुत नेग्लेजिबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत कम होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। सबसे कम जीरो होगी, जीरो अपॉन आर वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो ही। तो वी आउटपुट आपका हो जाएगा कितना, वी आउटपुट हो जाएगा आपका 1 प्लस जीरो इंटू वी एस। ठीक है, तो वी आउटपुट डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, वी एस। ये हो गया ना आपका। तो आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे या जीरो कर देंगे तो वो वोल्टेज फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो वोल्टेज फॉलोअर था उसकी एक एप्लीकेशन होती है बफर सर्किट में। बफर सर्किट, बफर सर्किट क्या करता है, जितना आपका इनपुट में वोल्टेज है, जितना आपका इनपुट में वोल्टेज है, ये आपने लगा दिया एक वोल्टेज फॉलोअर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बफर सर्किट। सेम टू सेम वोल्टेज वो आउटपुट में दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बफर सर्किट। वोल्टेज वोल्टेज फॉलोअर का गेन है 1। मान के चलिए यहाँ पर आपने वोल्टेज सोर्स लगाया 20 वोल्ट का, ये हो गया सोर्स रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा आर इनपुट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आर इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। मान के चलिए ये 20 वोल्ट इसमें आया आपका यहाँ पर, तो इसके अक्रॉस तो बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन आर इनपुट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 मेगा ओम, मतलब बहुत ज़्यादा है। जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाया है आपने वोल्टेज फॉलोअर, तो आप जानते हैं वोल्टेज फॉलोअर क्या करता है, उसके इनपुट में जितना वोल्टेज होता है वो टोटल वोल्टेज विदाउट ड्रॉप आउटपुट में रेफर कर देता है। अब आउटपुट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो आपका जो टोटल वोल्टेज इनपुट में था वो ड्रॉप हो जाएगा आपके आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आउटपुट की वैल्यू भी 20 वोल्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से होता है आपका ये बफर सर्किट। बफर सर्किट में बस एक बात याद रखनी है, ये दो टाइप से डिजाइन होती है, एक तो वोल्टेज बफर, दूसरा होता है करंट बफर। तो वोल्टेज बफर में इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं या इनफाइनाइट रखते हैं आइडियली, और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडियली जीरो रखते हैं। ठीक है, और करंट बफर की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस उसमें जीरो रखते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस उसमें इनफाइनाइट रखते हैं। ये करंट बफर की बात हुई, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आप वोल्टेज बफर देखें, इसमें ये प्रैक्टिकली इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। ये सीधे सीधे एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, वोल्टेज बफर में इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी नॉइस आ गई है, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो से नॉइस ना आए। थैंक यू।